आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब। एनसीईआरटी की बुक में ये 6वां चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और मुझको तो बहुत सरल भी लगता है, क्योंकि अगर इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको है तो सवाल लगाने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कोई कठिन चीज आती भी है तो फिर मेरा काम ये है कि मैं उसको इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझा दूं, सरल बना दूं कि आपको भी वो कठिन न लगे। दूसरी चीज ये कि मैं यहां पर कोई ये सॉल्व करने के लिए नहीं आया हूं कि मैं सॉल्यूशन बना के दे दूं, आप उसको नोट कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए। सॉल्यूशन बनाना मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। मैं यहां पर इन सवालों को कैसे लगाया जाता है ये स्किल आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूं कि आप सवाल खुद लगाएं। तो मैं सिस्टमेटिक सवाल नहीं लगाता हूं कि जैसे इम्तिहान में लगाया जाता है उसी तरीके से मैं यहां लगा दूं, आप उसको उतार लीजिए। उस सवाल से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी चीजें होती हैं मैं उसको भी बताता हूं, लेकिन वो एग्जाम में लिखा नहीं जाता। वो केवल समझने के लिए है कि मैं सवाल जो लगा रहा हूं ये क्यों लगा रहा हूं, इस तरीके से किस फार्मूले का उपयोग कर रहा हूं, ये चीज उसकी बेसिक जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। तो सवाल को इस ढंग से आप देखिए वीडियो को कि सवाल लगाने की स्किल आप अपने अंदर खुद डेवलप कीजिए। मैं बहुत ही सरल ढंग से इन सवालों को लगाने का तरीका आपको बता दूंगा। देखिए जैसे इसका नाम है स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो स्पर्श रेखा, तो रेखा पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने रेखाओं के बारे में बहुत पहले से पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर मैं एक बार निकाल कर आ दूं कि रेखा के समीकरण किस रूप में होते हैं। रेखा के समीकरण, तो देखिए मान लिया हमने कि किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए बहुत कुछ मैं लिखूंगा नहीं, बहुत कुछ मैं बोलूंगा, सब लिखूंगा नहीं। इसमें जितना मैं बोल रहा हूं ये आपको वीडियो में बार बार देखना पड़ेगा। एक किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। एक बिंदु हमने मान लिया कि ये है। अब ये बिंदु जैसे मैंने बना दिया तो ये मान के चलिए कि जैसे ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है। ये तो बहुत आसान चीज है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये मूल बिंदु ओ हो गया। हमने मान लिया कि कोई ये बिंदु है, इस बिंदु से होकर जाने वाली पता नहीं कितनी रेखाएं होंगी, गिनती नहीं की जा सकती। ये रेखा भी जा रही है, ये रेखा भी जा रही है, ये रेखा भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। तमाम रेखाएं हैं जो इस बिंदु से होकर जा रही हैं। हमने मान लिया कि ये बिंदु x1 y है, y1 है। माना बिंदु x1 y1 है। इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया कि x1 y1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु से पहले हम x1 चले, यहां से यहां तक ये हमारा x1 हो गया। अब y अक्ष पर चलेंगे ये, तो ये हमारा y1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और समझाने का है। जैसे ये बिंदु है, इसके निर्देशांक है x1 y1। इस x1 y1 का मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु से हम पहले x1 चले x पर, फिर ऊपर की तरफ y की तरफ चले, ये y अक्ष है।
ये हमारा एक्स अक्ष है, ये यहां से यहां तक क्या हुआ x1, और ये हो गया यहां से यहां तक y1, ये x1 और ये y1, तो इसका निर्देशांक आ गया x1 y1। अब देखिए x1 y1 इस बिंदु से होकर जाने वाली किसी एक रेखा का समीकरण, हम एक रेखा की बात कर रहे हैं, वो होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये x1 और y1 क्या है? x1 और y1 है इस बिंदु के निर्देशांक, जिस बिंदु से होकर के ये रेखा जा रही है। जिस बिंदु से होकर के रेखा जा रही है उस बिंदु के निर्देशांक ये x1 और ये y1 हो गए। हमारा जो समीकरण बनेगा रेखा का वो x और y में बनेगा, तो ये x और y लिखा हुआ है। बाकी बचा क्या? m। m क्या है? m है रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, m को हम कहते हैं रेखा की प्रवणता। m बराबर होता है tan थीटा। अब सवाल उठता है कि थीटा क्या है? भाई m, हम यहां जो m लिखा था उसको हम समझ गए कि ये रेखा की प्रवणता लिखी हुई है। तो अगर ये रेखा की प्रवणता लिखी हुई है तो रेखा की प्रवणता होती कितनी है? तो m बराबर होती है tan थीटा। अब ये थीटा आ गया, थीटा क्या है? थीटा है जिस रेखा का समीकरण हम निकाल रहे हैं, ये रेखा का समीकरण हुआ, ये रेखा x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रही है। अब देखिए ये हमारा बिंदु था जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं रेखा का समीकरण, मतलब वो रेखा जो इस बिंदु से होकर जा रही है, और भी बिंदु से होकर के जाएगी रेखा, वो ऐसा नहीं भाई इस बिंदु से होकर के, मान लीजिए ये रेखा है, इस बिंदु से होकर जा रही है, तो इस बिंदु से होकर के भी तो जा रही है, इस बिंदु से होकर भी जा रही है, इस बिंदु, तमाम रेखा पर जितने बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं से होकर के ये रेखा जाएगी। तो हमको सारे बिंदु की जरूरत नहीं है, इस रेखा पर किसी एक बिंदु की जरूरत है। उसके हमको निर्देशांक अगर मालूम है तो हम उसका समीकरण ये लिख सकते हैं। लेकिन m लिखा हुआ है, पहले इसको समझने की m का मान क्या रखना पड़ेगा। तो m का मान रखना पड़ेगा हमको, m क्या है? उसको हम कहते हैं रेखा की प्रवणता। m बराबर होता है tan थीटा, और थीटा क्या है? ये रेखा x अक्ष से जितना कोण बना रही है, ये हमको कोण मालूम है थीटा। तो अगर थीटा का मान हमको मालूम है, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो m बराबर क्या होगा? 30। मान लिया ये थीटा बराबर 30 अंश है, तो tan 30 का मान 1/√3। अब देखिए m का मान आ गया, प्रवणता आ गई उसकी 1/√3, वही प्रवणता m का मान हम यहां रखेंगे। तो हमको किसी रेखा के समीकरण के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? एक तो बिंदु, जिस बिंदु से होकर के रेखा जा रही है उस बिंदु की जरूरत है, उसके निर्देशांक की, और दूसरा रेखा का x अक्ष से झुकाव, थीटा की जरूरत है, या किसी सवाल में सीधे प्रवणता ही दी रहेगी कि प्रवणता इतनी है, तो सीधे सीधे हम का मान लिख देंगे, वही प्रवणता है। अगर हमको प्रवणता मालूम है, सवाल में दिया गया है, तो हम सीधे m का मान रख देंगे। अगर प्रवणता नहीं दी गई है तो फिर हम सवाल में थीटा का मान दिया होगा, तो थीटा के मान से tan थीटा निकाल लेंगे, और वो tan थीटा हमारा उसकी प्रवणता m हो जाएगी। तो एक समीकरण हमारा ये हो गया y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये भी हमारा रेखा का समीकरण है। चलिए दूसरा रेखा का समीकरण, दूसरा रूप, किस रूप में रेखा को लिखा जा सकता है? y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। अब इसमें देखिए हमको बिंदु की जरूरत नहीं है, हमको इसमें जरूरत किसकी है? m की। m क्या है? प्रवणता, और प्रवणता कितनी है? tan थीटा, m बराबर tan थीटा।
तो अगर सवाल में प्रवणता दी गई है तो यहां रखेंगे, नहीं दी गई होगी तो सवाल में थीटा का मान दिया गया होगा, कोण का मान दिया गया होगा, उस कोण के मान से हम प्रवणता निकाल लेंगे। और दूसरा सी क्या है? सी है रेखा y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रही है। जैसे मान लिया, देखिए यही रेखा अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते तो यहां से यहां तक ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा c हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हमारा c होगा। तो हमको c क्या है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड। c समझ में आ रहा है ना? y अक्ष पर कटा अंतःखंड। अगर c का मान 0 होगा, यदि c बराबर 0, इसका मतलब कि ये रेखा y अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं काट रही है, तो फिर ये मूल बिंदु से होके जाएगी रेखा। ये रेखा कहां से होके जाएगी? मूल बिंदु से। देखिए, अगर मूल बिंदु से होकर के रेखा जाएगी तो ये y अक्ष पर कोई अंतःखंड नहीं काटेगी। तो c बराबर क्या होगा? 0 होगा। y बराबर mx प्लस c में m क्या है? प्रवणता। और प्रवणता m बराबर होता है tan थीटा। c है y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। ये सब समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। y अक्ष पर कटा अंतःखंड। अगर रेखा मूल बिंदु से होके जाती है तो c बराबर 0 होगा, और अगर c बराबर 0 है तब ये पता लग जाएगा कि ये रेखा हमारी मूल बिंदु से होकर जा रही है। इसी तरीके से रेखा के और भी समीकरण होते हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, मैं एक बार केवल रिवीजन करा दे रहा हूं। रेखा का देखिए एक समीकरण होता है, अगर हमको दो बिंदु मालूम है, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2, अगर हमको दो बिंदु मालूम है, एक बिंदु ये दूसरा बिंदु ये है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, अगर हमको दो बिंदु मालूम है तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा क्या होगी? का समीकरण, रेखा का समीकरण दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसको याद रखिएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखिए x1 y1 x2 y2 ये दोनों बिंदु हैं, बिंदुओं के निर्देशांक हैं। हम y1 का मान यहां रखेंगे, ये y2 है, ये y1 है, x2 है, x1 है, x1 है, ये सारे मान यहां रख देंगे तो हमको दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण मिल जाएगा। अब देखिए इसमें और y बराबर y1, अभी हमने जो पहला बताया था y बराबर y1 m x माइनस x1, अगर हम इससे तुलना करें इन दोनों की तो ये चीजें m बराबर क्या है? m की जगह लिखा हुआ है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। m का मान है y2 माइनस y1, जहां m लिखा y माइनस y1 ये लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, x माइनस x1 यहां लिखा है, x माइनस x1 यहां भी लिखा हुआ है। बस m की जगह पर यहां पर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 लिखा हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रवणता। ये भी हमारी प्रवणता हो गई, m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो अगर हमको दो बिंदु दिए गए हों और पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो हम प्रवणता निकाल लेंगे, y2 माइनस से y1 घटा देंगे और बटा में हर में x2 में से x1 घटा देंगे, ये हमको प्रवणता मिल जाएगी। एक रेखा का समीकरण देखिए ये भी हो गया। एक रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये भी एक रेखा का समीकरण है। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो अल्फा हमको जानकारी होना चाहिए, दूसरा पी की जानकारी होना चाहिए। पी क्या है देख समझ लीजिए इसको। ये हमारी कोई रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा पर मूल बिंदु से हमने लंब डाला, मूल बिंदु 0 0 से यहां से इस रेखा पर हमने लंब डाल दिया। ये तो ये लंब की लंबाई ओ, इसका नाम चलिए दे दिया सी। ओ सी क्या है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई मूल बिंदु से इस रेखा पर, जिस रेखा का समीकरण ये लिखा हुआ है, ये जो समीकरण लिखा है एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये हमने मान लिया कि ये रेखा है। तो इस रेखा पर हमने मूल बिंदु से लंब डाल दिया। ये ओसी जो लंबाई है इसी को हम कहते हैं पी। और अल्फा क्या है, अल्फा है इस लंब का एक्स अक्ष से झुकाव। जो लंब हमने डाला है ओसी पी जिसकी लंबाई है, इस ओसी का एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, वो कोण है अल्फा। तो अगर हमको अल्फा मालूम है, पी मालूम है, तो रेखा का समीकरण इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ये इस चैप्टर से संबंधित चीजें हैं, इसका इनमें उपयोग हो सकता है। आपको जानकारी रेखा के बारे में होनी चाहिए, तभी जब रेखा के बारे में जानकारी होगी तो स्पर्श रेखा के बारे में फिर हम जानकारी करेंगे। स्पर्श रेखा, अब देखिए स्पर्श रेखा का मतलब क्या हुआ कि कोई वक्र है, कोई कर्व है, उस कर्व पर जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा कर्व है, वक्र है ये, इस वक्र पर इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो मान लिया हमने बिंदु ये है तो स्पर्श रेखा ये हो गई, अगर बिंदु ये है तो स्पर्श रेखा ये हो गई, अगर बिंदु मान लिया हमने ये है तो स्पर्श रेखा ये हो गई। अलग अलग बिंदु होंगे तो अलग अलग उनकी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो वक्र पर कोई बिंदु दिया रहेगा कि वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो स्पर्श रेखा होगी, यह अगर वक्र की स्पर्श, कोई रेखा अगर वक्र की स्पर्श रेखा है, इसका मतलब कि इस रेखा और वक्र इन दोनों को अगर हम हल करेंगे, वक्र के समीकरण को और रेखा के समीकरण को अगर हम हल करेंगे और उससे हम एक्स वाई का मान निकालेंगे तो एक ही मान आएगा। अगर दो मान आते हैं एक्स के या वाई के, इसका मतलब फिर वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। स्पर्श रेखा नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, ये रेखा है, ये हमारा वक्र हो गया, ये हमारा हो गया वक्र और ये हो गई रेखा। अब ये रेखा के समीकरण और वक्र के समीकरण को जब हम हल करेंगे और x और y के दो मान आएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा इस वक्र को स्पर्श नहीं कर रही है बल्कि दो बिंदुओं पर काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है। ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। अगर वक्र के समीकरण और रेखा के समीकरण को हल करने पर x और y का एक मान आए, केवल जो भी आए वो एक मान होना चाहिए, तब ये रेखा इस वक्र की स्पर्श रेखा होगी। चलिए अब चैप्टर की बात करते हैं। ये हमने रेखाओं के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा सा समझा दिया, बता दिया कि आपको जानकारी हो जाए। पहला सवाल इसका, पहला सवाल देखिए बुक में दिया गया है। देखिए पहला सवाल है y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x।
ये हमारा वक्र का समीकरण दिया गया है। किसका समीकरण है ये? वक्र का समीकरण। वक्र y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x। इस वक्र के x बराबर 4 पर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बिंदु है इस वक्र पर जहां x का मान 4 है, तो y का मान हम निकाल लें। हालांकि इस सवाल में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको जानकारी तो होना चाहिए कि हम इसकी सहायता से y का मान भी निकाल सकते हैं। अगर x का मान हम 4 लिखें सॉल्यूशन में, देखिए हल में, x बराबर 4 पर y इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू एक्स का मान 4 लिखेंगे। x का मान 4 लिखा तो 4 के ऊपर घात 4 हो गया, माइनस 4 इंटू एक्स का मान 4। जहां x लिखा हुआ है वहां पर हमने 4 लिख दिया। अब ये कितना होगा देखिए, 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर। 4 के ऊपर 4 घात है, हमने 2 भागों में बांट दिया सरल करने के लिए, माइनस ये 4 का जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो आएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1। 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16। ये 4 का वर्ग 16 3 48, 48 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 47। 16 सत्ते 112, 11, 16 चौको 64, 64 75, ये आएगा 752। y का मान आ गया हमारा, x बराबर 4 है तो y का मान आ गया 752। देखिए x बराबर 4 और y बराबर, तो बिंदु क्या है? ये मैंने केवल समझाने के लिए किया कि बिंदु आ गया 4 और 752, ये बिंदु आ गया। अब हमको लेकिन इस सवाल में हमको पूछा क्या गया है? हमने तो केवल ये समझाने के लिए कि x का मान अगर दिया गया हो तो x का मान वक्र में रखो और उससे y का मान निकालो, बिंदु आ जाएगा। यहां पर जो सवाल उसने कहा है कि इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए x बराबर 4 पर। इसका मतलब कि x बराबर 4, हम सवाल तो बहुत आसान है, 2 लाइन का सवाल है। वक्र दिया गया है y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x, इतना दिया गया है। हम x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दें। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ 3x⁴ माइनस 4x, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जितना बढ़ाना चाहिए सवाल को बढ़ा दीजिए, जितना कम करना चाहिए उतना कम हो जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 4 पहले आ जाएगा, 4 3 12, x के ऊपर घात 3 बचेगा, 4x का क्या होगा? 4। ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स का जो मान आया, ये हम x बराबर 4 पर निकालेंगे, बिंदु पर निकालेंगे, जिस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा निकालना है। ये क्या होगी? प्रवणता। dy बाई डी एक्स क्या है? प्रवणता। dy बाई डी एक्स का बिंदु x बराबर 2 पर मान। dy बाई डी एक्स का मान हमको निकालना है, जो ये आया है। अब इसका मान हमको निकालना है बिंदु x बराबर 4 पर। x बराबर 4 पर, सवाल में कह रहा है कि x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो ये dy बाई डी एक्स तो आ गया। अब x बराबर 4 पर निकाल लें। dy बाई डी एक्स,
x बराबर 4 यहां लिख दिया, इससे पता लगे कि हम x बराबर 4 पर इसका मान निकाल रहे हैं। तो dy बाई डी का मान ये है 12 x के ऊपर घात 3 माइनस क्या है ये 4। अब यहां पर x का मान हम 4 लिख दें, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 12 गुणे x का मान 4, 4 के ऊपर घात 3 माइनस 4। या हमने x का मान यहां 4 लिख दिया। अभी कितना आएगा देखिए 12 गुणे 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64, यह आएगा 64 माइनस 4। 12 का गुणा कर ले, 12 चौक 48 के 8 4, 12 सिंह 72, 72 और 4 76 माइनस 4, 4 घटा दे तो 764। यही हमारा आंसर आ गया। dy बाई dx का मान जो बिंदु पर आएगा इसी को हम कहते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब देखिए कितना आसान सवाल है, ये मैंने अभी तक केवल समझाया। सवाल लगाने के लिए सीधे सीधे वक्र का समीकरण दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx का मान निकाल लें, dy बाई dx का मान फिर जो बिंदु दिया गया हो, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा या अभिलंब की बात तो इसके बाद वाले सवालों में आएगी तो उसको बताएंगे। बस बिंदु का मान रख देंगे यहां पर dy बाई dx में, वही इसकी प्रवणता हो जाएगी। ये हमारा पहला सवाल था। मेरी समझ से ये सवाल समझ में आ गया है, केवल इसको डिफरेंशिएट करना है बस, और कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन